प्राचीन भारत की विशाल धरती पर एक ऐसा समय आया जब पूरी दुनिया आश्चर्य में ठहर गई। एक ऐसा युग जब ज्ञान सोने से भी अधिक चमकता था, जब कला केवल देखी नहीं जाती थी बल्कि कविता की तरह महसूस की जाती थी, और विज्ञान कल्पना की सीमाओं को पार कर चुका था। ये कोई साधारण साम्राज्य नहीं था, ये था भारत का स्वर्ण युग, गुप्त साम्राज्य का महान युग। चौथी शताब्दी की शुरुआत में भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर तरफ संघर्ष था, सत्ता बार बार बदल रही थी और अस्थिरता पूरे देश में फैल चुकी थी। लेकिन मगध के हृदय से एक नई शक्ति उभर रही थी। उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। उसने केवल भय के सहारे विजय नहीं पाई, बल्कि अपने साम्राज्य को बनाया रणनीति, गठबंधन और दूरदृष्टि के दम पर। राजनीतिक विवाहों और मजबूत नेतृत्व के जरिए उसने कुछ ऐसा खड़ा किया जो सिर्फ एक राज्य से कहीं बड़ा था। एक सच्चे साम्राज्य का जन्म हो चुका था, गुप्त साम्राज्य। और फिर आया एक ऐसा शासक जिसने सब कुछ बदल दिया, समुद्रगुप्त। एक ऐसा योद्धा जिसका कोई मुकाबला नहीं था। वो सिर्फ शासन नहीं करता था, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। एक के बाद एक राज्य उसके सामने झुकते चले गए। कुछ को उसने युद्ध में हराया और कुछ को अपने संरक्षण में ले लिया। उसने एकता को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे अपने अधीन स्थापित किया। वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो विजय का एक तूफान था। युद्धों के बाद स्थिरता आई और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में साम्राज्य अपने स्वर्णिम शिखर पर पहुंच गया। दूर दूर तक व्यापार फलने फूलने लगा। सोने के सिक्कों से बाजार भर गए और शहर समृद्ध और सुव्यवस्थित हो गए। भारत अब केवल छोटे छोटे राज्यों की भूमि नहीं रहा, ये धन, संस्कृति और शक्ति का एक वैश्विक केंद्र बन चुका था। पूरी दुनिया भारत के उभरते हुए वैभव को देख रही थी। लेकिन गुप्त साम्राज्य की असली महानता सिर्फ उसकी शक्ति में नहीं थी, वो उसकी ज्ञान संपदा में थी। इस युग में भाषा एक कला बन गई और सभी कवियों में एक नाम सदा के लिए चमक उठा, कालिदास। उसके शब्द सिर्फ लिखे नहीं जाते थे, उन्हें महसूस किया जाता था। प्रेम, प्रकृति और भावनाओं की कहानियां पहले कभी इतनी जीवंत नहीं हुई थीं। साहित्य अमर हो गया और विचारों की उस शांति में एक और क्रांति जन्म ले रही थी। एक प्रतिभाशाली मस्तिष्क, आर्यभट्ट। वो आसमान को देखता था। जहां बाकी लोग रहस्य देखते थे, वहां उसे तर्क दिखाई देता था। उसी ने शून्य की अवधारणा दी। उसने ग्रहणों को अंधविश्वास से नहीं बल्कि विज्ञान से समझाया, और उसने एक अद्भुत सत्य घोषित किया कि पृथ्वी स्वयं अपनी धुरी पर घूमती है। उस समय जब दुनिया अब भी अज्ञान के अंधेरे में थी, भारत तब भी तारों की गिनती कर रहा था। गुप्त काल में पत्थर कविता बन गया। मंदिरों ने शालीनता और भक्ति के साथ आकार लिया, और अजंता केव्स की गहराइयों में कलाकारों ने ऐसी कहानियां उकीरी जो आज भी सांस लेती हैं। हर एक ब्रश स्ट्रोक में भावना थी, हर एक नक्काशी में आस्था बसी थी। ये सिर्फ कला नहीं थी, ये भक्ति का साकार रूप था। इस स्वर्णिम युग में धर्म आपस में टकराते नहीं थे। हिंदू धर्म फला फूला, बौद्ध धर्म दूर दूर तक फैला और जैन धर्म अपनी राह पर आगे बढ़ता रहा। लेकिन आस्था से भी बढ़कर वहां संतुलन था, विचारों और दर्शन का एक दुर्लभ सामंजस्य। लेकिन सबसे महान साम्राज्य भी हमेशा के लिए नहीं टिकते। उत्तर पश्चिम से आए भयंकर आक्रमणकारी हूण हमले पर हमले होते गए और साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। और जब शक्तिशाली शासक नहीं रहे तो एकता भी धीरे धीरे टूटने लगी। छठी शताब्दी के मध्य तक गुप्त साम्राज्य इतिहास के पन्नों में सिमट गया। लेकिन साम्राज्य गिर जाते हैं, पर विचार हमेशा अमर रहते हैं। शून्य की अवधारणा,
आज भी हमारी दुनिया को चलाती है। कालिदास का साहित्य आज भी कवियों को प्रेरित करता है। आर्यभट्ट की खोजें आज भी विज्ञान का मार्गदर्शन करती हैं। गुप्त साम्राज्य भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन उसकी रोशनी कभी बुझी नहीं। वो भारतीय सभ्यता की नींव बन गया। इतिहास युद्धों को याद रखता है, लेकिन वो ज्ञान की पूजा करता है। और गुप्त साम्राज्य सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, वो भारत का स्वर्णिम युग था।